Today we are going to start a new topic in 10th electricity, that is Ohm's law. और उसके पहले मैं पांडे क्लासेस की तरफ से मैं अनुराग पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और आज का ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आप ध्यान से पढ़ें और आपको मुझे ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी टॉपिक पे। ठीक है, ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए ओम्स लॉ, ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने वोल्टेज की अलग अलग वैल्यू, वोल्टेज बैटरी सेल की अलग अलग वैल्यू ली और उसके करस्पॉन्डिंग करंट की अलग अलग वैल्यू को डिटरमाइन किया। ठीक है, उन्होंने अलग अलग पोटेंशियल की अलग अलग वैल्यू ली और उसके अकॉर्डिंग करंट की अलग अलग वैल्यूज को जनरेट किया और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट इन दोनों में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन स्टैब्लिश किया। तो अभी जो टॉपिक ओम्स लॉ है, दैट इज द establish a relation between potential difference and electric current in a circuit. Okay, तो हमारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं ओम्स लॉ में। हम पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट इन दोनों के बीच में रिलेशन को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ मैं यहाँ पर एक सर्किट बना हुआ है, मैं उसे बनाता हूँ। आप देखिए फिर से ये ओम्स लॉ हेडिंग होगी आपकी। यहाँ देखिए, यहाँ पर ओम ने एक्सपेरिमेंट में मान लीजिए लेट अस सपोज ये 4 सेल लिए उन्होंने। क्लियर, ये हर एक सेल जो है 1.5 वोल्ट का था। 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट और ये रेजिस्टेंस। क्लियर, यहाँ पर ये एमीटर लगा हुआ है जो कि करंट मेजर करेगा। ये स्विच, क्लोज्ड स्विच, यहाँ पे डॉट बना हुआ है, मतलब सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अब हम देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ। देखिए ये वोल्टमीटर लगा दिया जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। यहां आप देखिए अभी जो सर्किट बना हुआ है, यहां पर एक बड़ी सी ये मेटल की प्लेट है बच्चों। ये मेटल की प्लेट है, बड़ी सी प्लेट जो जिसका कोई कनेक्शन नहीं है। राइट, ये ऊपर का सर्किट यहां पे खत्म हो गया, ये नीचे की एक प्लेट बना दी गई। अब इस बात को समझिएगा, इस मेटल की प्लेट को जब तक हम ये ऊपर के लाइन से नहीं जोड़ेंगे तब तक सर्किट ब्रेक रहेगा और इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक, यहाँ पर देखिए ये प्लेट अलग है और ये हिस्सा अलग है। ये सर्किट यहाँ पे टूटा हुआ है तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा। ठीक है ना, जब तक सर्किट पूरा क्लोज्ड नहीं होगा तब तक वहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? जैसे हमारे यहाँ कभी कभी जो इलेक्ट्रिक बल्ब की सीरीज रहती है, अगर कोई वायर बीच में से टूट जाता है तो फिर पूरी लाइन में कोई करंट फ्लो नहीं होता, कोई बल्ब नहीं जलता। उसी प्रकार यहाँ पर ये मेटल प्लेट अलग है और ये सेल की सीरीज अलग है। तो जब तक इन दोनों को हम ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक ये सर्किट ब्रेक है। ओके, अब ओम ने क्या किया, यहां देखिएगा। ओम ने सबसे पहले यहां पर जो है यहां पर भी नहीं, मैं और आगे बढ़ाता हूं इसको। ये देखिए, देखिए ये देखिए
प्लेट को ये जो अलग थी, इसको सबसे पहले फर्स्ट नंबर डला हुआ है, मैंने यहां पर ज्वाइन कर दिया, यहां पर। क्लियर है? अब आप समझिए, अब देखिए करंट कैसा फ्लो करेगा, यहां से ऐसा जाएगा, ध्यान से समझिए, इस तरह से ये पूरा करंट यहां तक आएगा, यहां से जाएगा, और ये पूरा करंट यहां से चला जाएगा। ठीक है? आप मेरी बात समझे? सबसे पहले मैंने ये जो मेटल की प्लेट नीचे लगी हुई है, उसको कहां ज्वाइन किया? यहां पर ज्वाइन किया। जब मैंने यहां ज्वाइन किया तो ये तीनों सेल सर्किट से बाहर हो गए, ये तीनों सेल सर्किट में नहीं है। ठीक है? क्योंकि इन तीनों का यहां पे टूटा हुआ है सर्किट, तो सर्किट कैसा कंप्लीट हो रहा है? यहां से जा रहा है बच्चों, ये इस तरीके से जा रहा है, ये सर्किट जा रहा है, राइट? ये कनेक्शन यहां पे क्या है? ब्रेक है पहली स्थिति में। ओके, ठीक, ये क्लियर हुई बात आपको? देखिए मैं आपको यहां पे क्लियर करता हूं एक बार। ओके, अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर सिर्फ एक सर्किट लगा हुआ है। ओके, ये देखिए, अब ये करंट कहां से आ रही है? यहां से आ रही है, ठीक, और आप क्लियरली देख रहे हैं करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो कर रही है। मैं कलर चेंज करता हूं इसका, आपको समझ में आएगा। ये करंट मैं चलिए ब्लू से ले लेता हूं, ये देखिए, तो ये करंट जो है आपका इस तरीके से फ्लो करेगा, यहां से आएगा, ये इस तरीके से, ये करंट इस तरह से आएगा, ये यहां से ऐसा आता हुआ, ये यहां से ये इस तरीके से आएगा, और ये यहां से चला जाएगा। ये सर्किट आपको दिख रहा है। ये तीनों सेल जो है, ये तीनों सेल जो है सर्किट से बाहर हो गए, ठीक, यहां पर सर्किट ब्रेक है। इज दैट क्लियर? तो अब आपका ये वाला सेल जो है वो सर्किट में आ गया, और इसका पोटेंशियल कितना है? 1.5 वोल्ट का। ओके, इस 1.5 वोल्ट का जब उसने सेल लगाया, तब उसने यहां पर करंट बहेगी, तो करंट की वैल्यू देखी उसने। करंट की वैल्यू कितनी देखी उसने? यहां पर देखें हम, जब उसने पहला एक ही सेल सर्किट में लगा हुआ है बच्चों, और एक सेल लगा हुआ है, तो करंट की वैल्यू कितनी आई? उसने देखा 0.5 एम्पीयर की करंट की वैल्यू आई। पोटेंशियल वोल्टेज कितना था उस सेल का? 1.5 वोल्ट का। ठीक है, V अपॉन I की वैल्यू उसने साथ में कैलकुलेट की, तो 1.5 अपॉन 0.5, 1.5 और अपॉन 0.5 करेंगे तो कितना आएगा? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 3 जा 15, कितना आ जाएगा? V अपॉन I की वैल्यू 3 आ गई। ये क्लियर है बच्चों आपको? ठीक है, उसने सिर्फ एक ही सेल सर्किट में लगाया, उसका वोल्टेज कितना था, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 1.5 वोल्ट। उसके करस्पॉन्डिंग उसने एमीटर में करंट की वैल्यू चेक की, कितनी आई? 0.5 एम्पीयर। उसने V अपॉन I रेशियो देखा, 1.5 अपॉन 0.5, दोनों का डेसिमल हट जाएगा, 5 3 जा 15, कितना आ जाएगा? 3। नेक्स्ट, अब मैं आगे बढ़ता हूं उसी सर्किट में, ये देखिए, ठीक, अब अभी मैंने 1 वोल्ट की एक बैटरी लगाया था, अब मैं इस कनेक्शन को यहां से तोड़ दूंगा, ठीक, ओके, अब मैं इस कनेक्शन को यहां से ब्रेक कर देता हूं। ये मैंने ब्रेक कर दिया।
से तोड़ के मैंने यहाँ जोड़ दिया कनेक्शन, ये मैंने जोड़ दिया। ओके, अब देखिए करंट कैसा फ्लो करेगा। अब देखिए आप करंट कैसा फ्लो करेगा। अब यहाँ से करंट चलेगा, यहाँ से चलेगा इस तरीके से, यहाँ आएगा, इस तरीके से जाएगा बच्चों। ये करंट इससे जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा वायर में आएगा, ये पूरा यहाँ तक आएगा और ये यहाँ से ऐसा चल जाएगा। इस तरीके से करंट यहाँ फ्लो करेगा, ये पूरा, ठीक है ना। अब ये दोनों सेल सर्किट में आ गए। जब आपने यहाँ से कनेक्शन जोड़ दिया तो ये पूरी करंट ऐसे 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 करके यहाँ से जाएगी, केवल ये दो बन जाएगी। अब आपके दो सेल सर्किट में आ गए, एक का पोटेंशियल कितना है 1.5 वोल्ट, दूसरे का कितना है 1.5 वोल्ट। तो टोटल वोल्टमीटर कितना रीडिंग शो करेगा 1.5 प्लस 1.5 दैट इज 3 वोल्ट। अब आपके सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो कितने का आ गया 3 वोल्ट का आ गया। जब ओम ने देखा कि उसके करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू, अगर आपने बैटरी का वोल्टेज बढ़ाया है, बैटरी की पावर बढ़ाई है, सो नो डाउट सर्किट में करंट भी बढ़ेगा। तो सर्किट में जब उसने करंट की वैल्यू देखी, अभी कितनी हो गई बेटा, अभी दो आ गए आपके पास ना, राइट, ऐसे ये आपके पास दो आ गए, ये पूरा सर्किट में आ गया, राइट, ये आपका सर्किट ऐसा हो गया, ठीक। तो अब आपके पास सेकंड जो उसने एक्सपेरिमेंट किया उसमें वोल्टेज कितना हो गया 3 वोल्ट का, और उसके करस्पॉन्डिंग उसने जब एमीटर में रीडिंग देखी करंट की तो कितनी थी 1 एम्पीयर, ठीक है। ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा में दिखा रहा हूं। उसने फिर से V/I देखा, V कितना है 3 वोल्ट, I कितना है 1 वोल्ट, तो 3/1 कितना हो गया अगेन 3। तो V/I रेशियो पहले भी 3 था, V/I रेशियो अभी भी 3 है। फिर उसने और एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, देखिए अब उसने यहां से सर्किट तोड़ के तीसरे सेल को भी कनेक्शन में लिया, देखिए, ओके, उसने तीसरे सेल को यहां पर कनेक्शन में ले लिया, उसने यहां से जोड़ दिया। अब ये तीनों सेल सर्किट में आ गए। अब करंट कैसी बहेगी, ऐसी बहेगी। अब करंट का फ्लो जो होगा वो किस तरीके से होगा, देखिए आप, ये देखिए अब आपका सर्किट में करंट बहेगा इस तरीके से, ये यहाँ से ये तीनों से, ये देखिए ये करंट यहाँ से निकला ड्रा हुआ इस तरीके से, ये यहाँ से आएगा ऐसे, और ये सर्किट में यहाँ से चलेगा इस तरीके से, ये ऐसा इस तरह से ये करंट बहेगा। अब आपके ये तीनों सेल 1 2 3 तीनों सेल सर्किट में, सिर्फ एक सेल सर्किट से बाहर, तो तीनों सेल लाइन से लगे हुए हैं। एक का 1.5 है तो तीन का कितना होगा 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, तो वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी आ जाएगी 4.5, राइट। तो इस बार आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा हुआ है 4.5 वोल्ट। करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम कहां पे नापेंगे, एमीटर में। तो ओम ने अगेन एमीटर पे चेक किया रीडिंग को, और उसने पाया कि जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है वो कितनी आ गई 1.5 एम्पीयर की आ गई। क्लियर, ठीक। अब उसने फिर से रेशियो निकाला 4.5/1.5, तो दोनों का डेसिमल हट गया 45/15, 15 3 जा कितना होता है बच्चों 45। तो फिर से आपका रीडिंग कितना आ गया V/I की वैल्यू कितनी आ गई 3। ओके, नाउ लास्ट
उसने चौथे सेल को भी जोड़ दिया और ये उसने चौथे सेल को जोड़ दिया यहां से। अब सर्किट वहां से जोड़ के उसने यहां जोड़ दिया, यहां जोड़ दिया तो यहां पर इस तरीके का वैल्यू अब कहां से आएगा, पूरा करंट कैसा बहेगा, देखिए ये सब कुछ नहीं है, केवल देखिए इलेक्ट्रिक करंट यहां से फ्लो करेगा बहन ऐसा इस तरीके से बहेगा बच्चों। इस तरीके से बहेगा, ये यहां से आगे और ये ऐसे, ये पूरा सर्किट ऐसे बहेगा। क्लियर? तो अब ये चारों सेल सर्किट में है बच्चों, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 6 वोल्ट। तो इस बार वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आई 6 वोल्ट। करस्पॉन्डिंग करंट उसने एमीटर में देखा और ही गॉट 2 एंपियर करंट। क्लियर? फिर से उसने V अपॉन I रेशियो देखा 6/2 दैट इज 3। तो उसने ये पाया कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू जिस तरह से बढ़ती है उसी रेशियो में करंट भी बढ़ता जाता है। और हम बार-बार देखते हैं कि V और I का जो रेशियो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, मतलब हम जिस रेट पे वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी रेट पे ऑटोमेटिकली करंट भी बढ़ जाएगी और दोनों का रेशियो हमेशा क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। यही ओम का लॉ था। ठीक है ना, सो वी कैन सी दैट V अपॉन I इज कांस्टेंट। क्लियर? तो इट मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जिस तरह से V बढ़ेगा उसी तरह से I बढ़ेगा। जिस तरह से न्यूमरेटर बढ़ रहा है उसी तरह से डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तभी तो रेशियो क्या है, कांस्टेंट। ठीक, अगर न्यूमरेटर ज्यादा बढ़े डिनोमिनेटर कम बढ़े तो वैल्यू क्या ज्यादा आने लगेगी, या न्यूमरेटर कम बढ़े और डिनोमिनेटर ज्यादा बढ़े तो वैल्यू क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। ठीक, सो ये रेशियो कांस्टेंट था V और I का। ये इस बात को बताता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब एज V increases I also भी increases। सो इसे हम क्या बोलते हैं, V is directly proportional to I, मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ती रहेगी। इज दैट क्लियर? यही ओम्स लॉ था। तो ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन था बच्चों। ठीक, इसको आप एक एक बात जो जो मैं करा रहा हूं उसे आप नोट करते जाएंगे। ठीक, ओके। तो ये सर्किट डायग्राम था। इनिशियली पहले हमने 1 से जोड़ा, 1.5 वोल्ट सर्किट में आया, फिर हमने 1 को हटा करके 2 से जोड़ा तो 1.5 प्लस 1.5 के 2 सेल आ गए सर्किट में, फिर हमने 2 से हटा के 3 पे जोड़ा तो 3 सेल आ गए, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 दैट इज 4.5, और फिर तीसरे से हटा के हमने चौथे पे जोड़ा तो 4 सेल आ गए, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 दैट इज 6 वोल्ट। और हर एक वोल्टेज के अकॉर्डिंग मैंने एमीटर पे करंट को मेजर किया और इस तरह से मेरी ये टेबल जनरेट हुई। जब पहला सर्किट मैंने जोड़ा था तो वोल्टेज एक ही सेल था सर्किट में दैट इज 1.5 वोल्ट, उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट की वैल्यू एमीटर पे दिखी वो कितनी थी 0.5 एंपियर। तो V अपॉन I का रेशियो कितना हो गया 1.5 अपॉन 0.5 दैट इज 3। फिर मैंने 2 सेल को सर्किट में लेकर के आया तो 1.5 के 2 सेल कितने हो गए 3 वोल्ट के। करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो एमीटर में प्राप्त हुई वो कितनी हुई 1 एंपियर की। यहाँ पर रेशियो फिर से कितना था 3/1 दैट इज 3। क्लियर? फिर 3 सेल मैंने सर्किट में जोड़े 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 दैट इज 4.5 वोल्ट। करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो एमीटर में मुझे मिली वो 1.5 एंपियर की थी। तो यहाँ पर फिर से हमने देखा
कि 4.5/1.5 रेशियो फिर से 3 था। ठीक, मतलब जिस रेशियो में जिस ऑर्डर पे वोल्टेज बढ़ रहा था उसी ऑर्डर पे नीचे इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रही थी, जिससे कि रेशियो जो है वो लगातार एक कांस्टेंट वैल्यू को मेंटेन कर रहा था। राइट, फिर हमने 4 सेल जोड़े, दैट इज 6 वोल्ट, करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 एम्पीयर, और यहाँ पे फिर से 3। इसका मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा था उसी ऑर्डर में करंट भी लगातार बढ़ता जा रहा था। ओके, अगर आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आप रेशियो भी देख सकते हैं। देखिए रेशियो 1.5 का डबल हुआ, करंट भी यहाँ पर डबल हो गई। क्लियर, यहाँ पर 3/4.5, यहाँ पे 1/1.5। आप अगर यहाँ पर भी रेशियो देखेंगे तो यहाँ के रेशियो के सेम मिलेगा, मतलब जिस रेशियो में वोल्टेज इंक्रीज कर रहा था उसी रेशियो में करंट भी इंक्रीज कर रही थी। इसका मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक, दिस इज ओम्स लॉ। अब इसका स्टेटमेंट, सो ओम्स लॉ क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट flowing through a metallic wire या conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के एंड्स के बीच में हमने देखा जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। मतलब किसी भी कंडक्टर में बहने वाली जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। राइट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हमने एक्सपेरिमेंटली इसको बहुत अच्छे से इत्मीनान से समझा। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट, फॉर अ मेटालिक कंडक्टर अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वेरिएशन होंगे। अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें और हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएं तो उसी ऑर्डर में उसी रेशियो में इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यही ओम्स लॉ है। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। ओके, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो वो जो V/I बराबर कांस्टेंट आया था ना, तो वो कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? R से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से। दिस कैपिटल R इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, दैट इज R। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। वही रेजिस्टेंस जिसे हमने ऐसे ऐसे जिगजैग पाथ से रिप्रेजेंट किया था, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सो ये मैथमेटिकल फिनोमेना है रेजिस्टेंस का, I बराबर V/R। राइट, तो यहाँ पर आप क्लियरली, मैंने उस दिन जब मैं आपको रेजिस्टेंस पढ़ा रहा था, साइन सिंबल बता रहा था, तब मैंने ये कुछ बातें शेयर की थी आपसे। I इज इक्वल्स टू V/R। राइट, I इज इक्वल्स टू V/R। तो अगर मैं कहूँ वोल्टेज कांस्टेंट है, अगर मैं वोल्टेज को कांस्टेंट कर दूं तो कांस्टेंट अगर रिमूव करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाएगा। I और R में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। अगर मैं V को फिक्स कर दूं, वोल्टेज मान लीजिए 10 वोल्ट पे फिक्स कर दिया, अब सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाता जाऊं, सर्किट का रेजिस्टेंस 2 ओम है तो 10/2 कितना आ जाएगा? करंट 5 एम्पीयर। सर्किट का रेजिस्टेंस अगर मैं 5 ओम कर दूं, 5 कर दूं तो 5 × 10, मतलब ऊपर की वैल्यू मैंने 10 फिक्स कर दी। अब R की वैल्यू अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 × 5 = 10 आ जाएगा, 5 एम्पीयर की करंट बहेगी। अगर मैं R की वैल्यू 5 कर दूंगा तो 5 × 10 सिर्फ 2 एम्पीयर की करंट बहेगी। अगर मैं R की वैल्यू 10 कर दूंगा तो 10/10 दैट इज 1 एम्पीयर की करंट बहेगी। तो जैसे जैसे मैं R की वैल्यू को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे I की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्लियर? तो इसे हम क्या कहते हैं? इनवर्स रिलेशन कहते हैं। तो इफ V is constant, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट का कांस्टेंट है, बैटरी आपने फिक्स कर दी और सर्किट का रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ाओगे तो करंट क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। और अगर सर्किट का रेजिस्टेंस कम करोगे तो करंट क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। और स्वाभाविक भी है, मैं उस दिन आपसे चर्चा कर रहा था जब सिंबल बता रहा था कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में
प्रोड्यूस करें। तो अगर हर्डल्स ज्यादा होंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और अगर हर्डल्स कम होंगे तो करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा। यस, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का मतलब जो आपके फ्लो करने में, किसी भी चीज के फ्लो करने में रुकावट पैदा करे। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किसको फ्लो करने में रोकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में रुकावट पैदा करता है। तो अगर हर्डल्स ज्यादा होंगे, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम होगा, और अगर हर्डल्स कम होगा तो करंट ज्यादा तेजी से बह पाएगा, राइट। सो आप इसे लॉजिकली भी समझ सकते हो और मैथमेटिकली तो यहाँ पर है ही, राइट। सो इलेक्ट्रिक करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अपने माइंड में सेट करिए, वहां इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट। So from equation 1, current decreases with increasing temperature. ये करंट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस है बच्चों। करंट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस। ओके, नाउ रिहोस्ट की बात करते हैं। रिहोस्टेट हमने उस दिन पढ़ रहे थे। A component used to regulate electric current without changing the voltage source. It is also called variable resistance. आपको याद हो इलेक्ट्रिकल सिंबल के दिन, जिस दिन मैं आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल्स बता रहा था, उस दिन रिहोस्टेट की बात की थी मैंने। देखिए, मैं आपको फिर से सिंबल पे लिए चलता हूं। ये था वेरिएबल रेजिस्टेंस रिहोस्टेट। ये मैंने आपको बताया था कि यहां से इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। अगर आप इस वायर को यहां जोड़ दोगे तो करंट यहां से आएगा और सीधा यहां से चला जाएगा, राइट। यहां से आया और यहां से चला जाएगा। यहां क्यों जाएगा वो? तो रेजिस्टेंस नहीं आया बीच में, रेजिस्टेंस आपने क्या कर दिया, कम कर दिया। क्लियर? रेजिस्टेंस कम कर दिया तो करंट सर्किट में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर? तो अगर आपको बढ़ाना है सर्किट में रेजिस्टेंस, तो सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस को कम कर दोगे, यहां पर वायर जोड़ दोगे। अब इस वायर को यहां से उठा के अगर आपने यहां जोड़ दिया तो अब क्या होगा, यहां से करंट आई और करंट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगी और यहां से ऐसे जाएगी। ओके, तो अब इतना रेजिस्टेंस करंट को पार करना पड़ेगा। तो अगर रेजिस्टेंस से करंट पार होगी तो वहां पर क्या होगा बच्चों, अगर यहां पे इस रेजिस्टेंस को इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस करेगी तो उसको प्रॉब्लम होगी, हर्डल्स होंगे कुछ, जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपको और कम इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो इस वायर को यहां से हटाया, यहां जोड़ दीजिए, तो यहां से पूरा यहां तक आएगा, ऐसे जाके ऐसे आएगा। इज दैट क्लियर? आपने इसको यहां के बजाय आपने यहां से जोड़ दिया, राइट, ये यहां से जोड़ दिया। तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक करंट पूरा यहां से जाएगा और ऐसे इस तरीके से फ्लो करेगा। तो ये पूरा रेजिस्टेंस यहां पे यूज होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू और कम हो जाएगी। ठीक, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा होता है, ऐसा, ये एरो हम ऐसा क्रॉस करते हुए लगा देते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, तो रियोस्टेट क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट करता है, राइट। क्या किया इसने, अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, उसने सिर्फ इलेक्ट्रिक, हमने वोल्टेज को, हमने सेल को, बैटरी को कुछ नहीं बदला। अभी हमने क्या पढ़ा था ओम्स लॉ में कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम V को इंक्रीज करेंगे, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम सेल बदलेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट बदल जाएगी। क्लियर?
लेकिन अभी ये रियोस्टेट क्या कर रहा है, ये बैटरी को कुछ नहीं, ये बैटरी को हमने टच भी नहीं किया, ओके। और करंट की वैल्यू बढ़ा या घटा सकते हैं हम बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस, ओके। तो ऐसा जो कंपोनेंट होता है जो रेजिस्टेंस को चेंज करके सर्किट में करंट की वैल्यू को बदल सकता है, करंट की वैल्यू को रेगुलेट कर सकता है, उस इंस्ट्रूमेंट को, उस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, रियोस्टेट कहते हैं, ओके। ठीक, इट इज आल्सो कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है भाई, करंट की भी यूनिट मालूम हो गई एम्पियर है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी मालूम हो गई वोल्ट है। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, V अपॉन I, राइट। V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, इसे हम क्या कहते हैं, ओम, राइट। ओम के नाम पर ही इस यूनिट को रखा गया 1 ओम, राइट। ये ओम का सिंबल है इस तरीके से, ओमेगा ऐसे इसका नाम है सिंबल का, ये ओम, राइट। सो 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ठीक। सो 1 ओम रेजिस्टेंस, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा, किसी कंडक्टर का, कोई भी आपने मेटल का कंडक्टर लिया, वायर लिया और उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, कैसे पता चलेगा, अगर उसके सिरों के बीच, उसके एंड्स के बीच मैं 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं, उसके एंड्स के बीच 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं, और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर वहां पर उसमें बहने वाली जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी हो बच्चों, 1 एम्पियर। तो अगर मैं किसी कंडक्टर के एंड्स पर, सिरों पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं और ऐसा करने पर अगर उसमें बहने वाली करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होती है, तब हम ये कहेंगे कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस, ओके। So, what is the definition of 1 ohm resistance? यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे 1 ohm की डेफिनेशन बता रहा हूँ, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। Resistance, when 1 volt potential difference applied across the ends of a conductor, when 1 volt potential difference applied across the ends of a conductor and the current flowing through it is 1 ampere and the current is flowing through it is 1 ampere, then the resistance of the conductor will be 1 ohm, okay, clear। तो ये आपके 1 ohm एम्पियर की, 1 ohm की डेफिनेशन होगी। नाउ नेक्स्ट, ये कुछ और सिंबल्स, हालांकि ये सिंबल्स मैंने आपको वहां पे बता दिए थे। ओपन की, ये इस तरीके से, क्लोज्ड की, यहाँ पर देखिए मैंने इसको बंद कर दिया, ये क्लोज्ड की को रिप्रेजेंट करने का। इलेक्ट्रिक बल्ब, ये एक गैल्वेनोमीटर भी जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। तो वो भी वो गैल्वेनोमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही मेजर करता है। तो ये गैल्वेनोमीटर से ही बेसिकली एमीटर और वोल्टमीटर बनाए जाते हैं। कन्वर्जन होता है गैल्वेनोमीटर का एमीटर और वोल्टमीटर में। तो कहीं अगर गैल्वेनोमीटर सिंबल आता है तो इस तरह से हम कैपिटल J, राइट। नाउ
फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स, रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, किन किन कारणों से वो चेंज हो सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, देखिए रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जब मैं एक वायर में बैटरी लगाऊंगा दोनों सिरों पर, एक को प्लस से जोड़ूंगा एक को माइनस से जोड़ूंगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। ठीक, वो इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल के देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। मैं देखिए ये आपको एक मेटल का कंडक्टर दिख रहा है यहाँ पे। अब मेटल जो है मान लीजिए कॉपर है, तो कॉपर का वायर किससे मिलकर बना होगा, मेटल के एटम्स से मिलकर के बना होगा। मेटल एटम्स होंगे वहां पे, वो मेटल एटम्स जो है वो क्लोजली पैक्ड होंगे। ठीक है ना, क्लोजली पैक्ड होंगे, ये सब एकदम पास पास में है। अब इस एंड को आपने प्लस से जोड़ दिया और इस एंड को आपने माइनस से जोड़ दिया, तो क्या होगा, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिपेल होंगे, यहाँ पर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन को जब ये पुश करेगा, धक्का देगा, तो उनमें क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी, वो तेजी से जाएंगे। और मेटल के जो एटम्स होते हैं बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत बड़े बड़े होते हैं। वो क्या होगा, तेजी से अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी से जाकर के इनसे क्या होंगे, टकराएंगे। जैसे ही वो टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर वो चूंकि ये तो लगातार वो पुश करेगा, फिर वो बेचारे जीरो से दौड़ेंगे, फिर आगे जाकर के फिर वो दूसरे मेटल आइटम से टकरा जाएंगे, फिर जीरो हो जाएगी, फिर दौड़ेंगे, फिर टकराएंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर टकराएंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर टकराएंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर टकराएंगे। ऐसे टकराते टकराते जीरो से मैक्सिमम होगी उनकी वेलोसिटी, फिर मैक्सिमम से जीरो हो जाएगी, फिर जीरो से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से जीरो। बार बार उनका जो है वो मेटल एटम से वो लगातार उनका कोलिजन चलता रहेगा। यही तो रेजिस्टेंस है। ये मेटल के जो बड़े बड़े एटम्स हैं, ये इलेक्ट्रॉनों के फ्लो में क्या कर रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं, हर्डल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज एक्चुअली रेजिस्टेंस, ये प्रैक्टिकली है। ओके, अब देखिए एक बात क्लियर हुई कि रेजिस्टेंस है क्या। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में मेटल एटम्स जो हर्डल्स प्रोड्यूस करते हैं वो रेजिस्टेंस है। अब अगर वायर छोटा है तो हर्डल्स थोड़ी देर तक होंगे, लेकिन अगर वायर लंबा है तो देर उतनी दूरी तक भाई मेटल के एटम्स तो प्रेजेंट ही रहेंगे। कॉपर का वायर अगर 10 सेंटीमीटर का है तो 10 सेंटीमीटर तक हर्डल्स लगेगा, और अगर 2 मीटर का वायर है तो 2 मीटर तक हर्डल लगेगा, अगर 5 मीटर का वायर है तो 5 मीटर तक हर्डल लगेगा। तो जितना ज्यादा लंबा वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो पहला जो उसने बोला क्या, कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज दैट क्लियर? सेकंड देखिए, आप समझिए, अगर ये वायर पतला है तो मेटल के एटम्स के बीच में स्पेस निकलने के लिए कम रहेगी। अगर वायर जो है वो वायर का क्रॉस सेक्शन जो है बड़ा है, ठीक, किसी छोटी सी गुफा से अगर मैं आपको निकलने को कहूँ तो मुश्किल होगी, लेकिन एक बड़ा सा टनल है उसमें से निकलने को कहूँ तो आप आसानी से दौड़ जाओगे। तो यहाँ पर भी वही है कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, सो इलेक्ट्रॉनों के निकलने के चांस बिना टकराए ज्यादा होंगे। क्लियर? और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, पतला वायर है, तो इलेक्ट्रॉनों के टकराने के चांस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है ना? तो रेजिस्टेंस कब ज्यादा होगा, जब एरिया कम होगा, जब पतला वायर होगा, और रेजिस्टेंस कम कब हो जाएगा, जब एरिया बड़ा हो जाए तो टकराने के चांस कम हो जाएंगे, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
अगर वायर मोटा है, थिक है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्लियर? और अगर पतला वायर है तो वहां पर कोलिजन्स के चांसेस मेटल एटम से ज्यादा होंगे, तो मतलब हर्डल ज्यादा होगा और इसका मतलब रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो सेकंड पॉइंट आपका आएगा, resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section of the conductor. R is inversely proportional to A. Right? तो resistance जो है वो length के directly proportional है, while area of cross section के inversely proportional है। अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिखता हूँ दोनों पॉइंट्स को, तो R is directly proportional to L and inversely proportional to A. अब फिर से ये प्रोपोर्शनलिटी साइन में अगर हटाता हूं तो मुझे यहाँ पर एक कांस्टेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा और वो कांस्टेंट यहाँ पर होता है रो। क्लियर? इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? रो से रिप्रेजेंट करते हैं, RHO रो, और वेयर रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। वो जो वायर है उस वायर की जो मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है हम उसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रो इज अ कांस्टेंट और इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। मतलब यह स्पेशल वर्ड यूज किया गया है मटेरियल। मतलब ये वाला जो कांस्टेंट है ये किस पर डिपेंड करेगा? ये केवल मटेरियल पर डिपेंड करेगा। जब तक आप मटेरियल चेंज नहीं करोगे रो की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्लियर? अगर कॉपर वायर है तो रो की वैल्यू अलग होगी, अगर आप इसकी जगह एल्युमिनियम वायर कर दोगे तो रेजिस्टिविटी अलग हो जाएगी, अगर इसकी जगह आप सिल्वर वायर कर दोगे तो इसकी रेजिस्टिविटी अलग हो जाएगी। सो इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। क्लियर? ओके। सो रिमेंबर, रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी। Resistance is depends on resistivity, but resistivity is not depends on resistance. Resistivity is only depends on material. Remember, बार-बार क्लियर करता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है resistivity of material, ये केवल मटेरियल के साथ बदलेगा, जबकि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के साथ बदल जाएगा। राइट? रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी, बट रेजिस्टिविटी इज नॉट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। क्योंकि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पे और एरिया पे भी डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी इज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया, इट ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। यूनिट के लिए बात करें, सो R बराबर रो L अपॉन A था। यहां देखिए R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, तो अगर रो निकालना है तो इसको इधर ले जाएं, R इनटू A अपॉन L, तो रो बराबर R इनटू A अपॉन L। रो इज इक्वल्स टू R इनटू A अपॉन L। ओके, यहां से हम इसकी यूनिट गेन करेंगे। रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है बच्चों? ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ की यूनिट कितनी होती है बच्चों? मीटर। 1 मीटर से ये 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर यूनिट कितनी बची? ओम इनटू मीटर। राइट? ओम इनटू मीटर। ठीक? यहाँ पर मैंने फिर से लिखा है रो क्या है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन मटेरियल। बार-बार मैं बोल रहा हूँ। ठीक? यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। मेटल्स एंड एलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी। ठीक है? in the range of 10 to the power minus 8 ohm into meter to 10 to the power minus 6 ohm into meter. So they are good conductor of electricity. देखिए एक बात समझिए, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टिविटी पे। तो अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो कर सकती है। Is that clear? हमने अपने पहले लेक्चर में देखा था व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर। कंडक्टर वो होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो सकती है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक करंट कब आसानी से फ्लो होगी? जब उसका रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कब कम होगा? अगर उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम होगी। सो मेटल्स एंड एलॉयज, एलॉयज मतलब समझते हैं
जो दो या दो से अधिक मेटल्स के मिक्सचर से बनते हैं उन्हें हम एलॉयज कहते हैं। तो मेटल्स एंड एलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी, उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत कम होती है, जिसके कारण उनका रेजिस्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस कम होने के कारण उनमें से इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से फ्लो हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो इनका जो रेंज होता है 10 की पावर -8 ओम मीटर टू 10 की पावर -6 ओम इनटू मीटर। नोट्स जरूर प्रिपेयर करते जाइएगा, ठीक, आपके काम आएंगे बच्चों, और मेरी भी मेहनत थोड़ी सार्थक होगी, ठीक। द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, दूसरा स्टार, द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज लीस्ट, सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है मेटल में, सिल्वर की, ठीक। इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर। सो इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एलॉयज आर, क्वेश्चन है, alloys are commonly used in electrical heating devices. Why? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग ढूंढेंगे, ठीक, आप लोगों के लिए है। alloys are commonly used in electric heating device। फिर मैं एंड में जब चैप्टर का एंड होगा तो इसका आंसर आपको कर दूंगा, ठीक। यहाँ पर एक बात कही गई है कि बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वेरी विद टेम्परेचर। चाहे मैं R की बात करूं, चाहे मैं रो की बात करूं, अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो ये दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, चेंज होगी, चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे रेजिस्टिविटी। अभी आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर अभी तो बोला कि रेजिस्टिविटी तो केवल मटेरियल के साथ चेंज होगी, तो अब आप बोल रहे हो टेम्परेचर के साथ। असल में अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक भी तो बदल जाएगी। अरे भाई, लोहे को आप गर्म करना चालू करोगे तो फैल जाएगा ना, तो उसका गुण जो है वो बदल गया, उसका मटेरियल की प्रॉपर्टी आपने बदल दी, तो रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, राइट। भाई मटेरियल को जैसा है वैसे रहने दो तो उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स है, पर मटेरियल ही बदल दोगे, आप टेम्परेचर राइज करना चालू कर दोगे, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो मेटल की डेंसिटी कम हो गई, मेटल के पार्टिकल्स फैल गए, तो डेफिनेटली उसकी कैरेक्टरिस्टिक बदलेगी। सो रिमेंबर, बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वैरी विद टेम्परेचर, जनरली इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो वहां पर सामान्यतः रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। ओके, अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर एक मैंने ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये V आपके लिए VIR ऐसा। सो V अपॉन I बराबर R, V अपॉन R बराबर I, और I इंटू R बराबर V, ठीक है। आपको कुछ भी निकालना हो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। V अपॉन I इज इक्वल्स टू R, V अपॉन R इज इक्वल्स टू I, एंड I इंटू R बराबर V, क्लियर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपको गिवन है 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस कितना है 1200 ओम, पर आपसे I पूछा है, राइट। I पूछ रहा है, फार्मूला क्या लगेगा, V अपॉन R, क्लियर। तो यहाँ पर दिख रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो I इज इक्वल्स टू V बाय R, V की वैल्यू 220 वोल्ट है, R की वैल्यू कितनी है 1200, तो 220 अपॉन 1200, यू कैन गेट योर आंसर। काट लीजिए उसको, 220 अपॉन 1200 तो 22 अपॉन 120 तो 11 अपॉन 60, 11 अपॉन 60 एम्पीयर, राइट। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मैं अभी आपको ये क्वेश्चन सारे करवाऊंगा, अब इस पे न्यूमेरिकल्स की बारी आ रही है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आज के जो फॉर्मूले मैंने कराए उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपको, ठीक है। और आगे के टॉपिक में मैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आप लगातार बने रहिए, पढ़ते रहिए,